नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समाल का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोलाचीका से बड़ी खबर आ रही है जहां पर विजिलेंस टीम और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। एसएचओ जयवीर शर्मा को विजिलेंस ने 1.5 घंटे बंधक बनाया। बंद कमरे में विजिलेंस टीम कर रही पूछताछ। रिश्वत की रकम नहीं हुई है बरामद। विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर पुलिस में गुस्सा है। थाने में पत्रकारों का जमावड़ा भी लगा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। गोलाचीका से रिश्वत लेने का है ये मामला। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ हो रही है और वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक रिश्वत की जो रकम है वो बरामद नहीं हो पाई है। फिलहाल लगातार पूछताछ की जा रही है। चांदराम अकेला नहीं है इसमें। चांदराम, जंगी, तरसेम, ये गैंग है जो एक्चुअल है चीज का कि विजिलेंस के रूप में इन्होंने फंसा के अफसर ने, सरकारी ने, और पैसे की डिमांड करा, बाद में जाकर गवाही दे रहे हैं। ये गैंग है, उसी साथ इसका शिकार है। और इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही है, विजिलेंस वाले दरवाजा खोलकर बता भी नहीं रहे भी क्या है क्या नहीं। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, जिसके बाद से राजनीतिक और सामाजिक हर वर्ग से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुछ वर्गों ने इसे निराशाजनक और दिशाहीन बताया, तो वहीं कुछ ने इसे लाभकारी और दूरगामी सोच का बजट बताया। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने सहकारिता मंत्री बनवारी लाल से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, इस वर्ग में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और रोजगार उपलब्ध करवाने समेत हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आम बजट पेश किया। आम बजट को पेश करने के बाद से हर वर्ग से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल। सर, किस तरीके से देखते हैं बजट पेश किया, बजट पेश करने के बाद से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ वर्गों का कहना है कि ये निराशाजनक और दिशाहीन वर्ग है, दिशाहीन बजट है, तो वहीं कुछ वर्ग इसे बजट की सराहना कर रहे हैं और साथ ही साथ इसे दूरगामी सोच का बजट बता रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो एक दूरगामी सोच का बजट है और इससे डिजिटल डेवलपमेंट की तरफ इस बजट से देश को ले जाया जाएगा। और इसके अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, सभी वर्गों का ध्यान इसमें रखा गया है। और इस बजट के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख रोजगार का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और जहां तक हम सड़कों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी जैसे 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज हैं, उनको भी बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ सभी 2025 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिक फाइबर्स की भी सुविधा दी जाएगी। और इसी तरह हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ के अंदर भी टेली मेंटल हेल्थ को बढ़ावा दिया जाएगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एजुकेशन के अंदर भी जो हमारी डिजिटल यूनिवर्सिटीज हैं उन पर जो जोर दिया गया है। और किसानों के लिए भी काफी सुविधाएं इस बजट के अंदर दी गई हैं। किसानों के लिए जो एमएसपी 2.37 लाख करोड़ रुपए का जो सीधा किसानों के खाते में जो एमएसपी का जो फायदा मिलता है वो सीधे किसानों को दिया जाएगा। इसी तरह आपका ड्रोन सर्विसेज हैं, किसानों के लिए ड्रोन सर्विसेज शुरू की जाएंगी ताकि किसान अपनी जो दवाइयां हैं वो भी उससे छिड़क सकता है और अपनी फसल का ब्यौरा भी उसके जरिए दे सकता है। इसी तरह पानी के लिए भी हमारे जो प्रधानमंत्री जो जल जीवन मिशन है उसके तहत भी काफी बजट रखा है ताकि सभी लोगों को स्वच्छ पानी, बंद पाइप से स्वच्छ पानी की सप्लाई की जा सके। तो ये बजट कुल मिलाकर सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, कोई नया कर भी सरकार ने नहीं लगाया है।
तो ये जो बजट है ये काफ़ी फायदेमंद बजट है और आगे जो आपकी एक क्रिप्टो करेंसी का भी जो शुरुआत की गई है, जिसके तहत पहले टैक्स टूक्स नहीं लगता था, लेकिन अब इसके 30% टैक्स के बाबत प्रावधान इसमें किया गया है। और हमारे जो टैक्स था कोऑपरेटिव के अंदर जो टैक्स था मैट, उसको भी 18.5% से कम करके 15% किया गया है। जो पहले कंपनियों का जो टैक्स होता था वो 15% था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी इसका फायदा हुआ है, उसको भी 15% बराबर कर दिया गया है। इसी तरह एक सरचार्ज था, वो भी पहले 12% लगता था, उसको भी 7% कर दिया गया, तो उसमें 5% की सरकार ने छूट दी है। तो काफी सुविधाएं हर क्षेत्र में बजट के अंदर दी गई है। सर, जिस तरीके से आपने किसानों की बात करी, अगर किसानों की बात करें कि लगातार बीते 13-14 महीने से वो आंदोलनरत थे, इस दौरान उन्होंने एमएसपी की मांग रखी थी और सरकार ने बाकायदा बजट के दौरान ये कहा भी है कि सीधा डायरेक्ट किसानों के खाते में जो है उनके पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे एमएसपी के तहत। लेकिन आज भी किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं। आज से शुरू होने जंतर मंतर पे वो बाकायदा हाथ पांव में बेड़ियां डालकर जो है वो जंतर मंतर में एमएसपी कानून, गारंटी कानून की मांग को लेकर जो है एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। किस तरीके से देखते हैं? देखो, जब कानून वापस लिए गए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी, तो इनको इंतजार करना चाहिए। कमेटी बनेगी, कमेटी जो फैसला करेगी उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि जो किसान आंदोलन करे वो उचित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, जिन्होंने कहा कि आम बजट जो है ये काफी लाभकारी है और काफी दूरगामी सोच भरा है। इससे न सिर्फ बेरोजगारी जो है वो समाप्त होगी, बल्कि बहुत सारे आत्मनिर्भरता के तहत जो है लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन की। वहीं वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने वीडियो जारी कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। दरअसल दुनिया के मानचित्र पर हरियाणा की 2 अर्धभूमि को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी और कहा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर हरियाणा की प्रत्येक अर्धभूमि को संरक्षित करने का संकल्प लें। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संधि की गई थी। इसलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। वेटलैंड्स पानी के प्राकृतिक स्रोत तो है ही, विविध प्रकार के जीवों का निवास स्थल भी हैं। ये भूमिगत जल स्तर को बरकरार रखते हैं और इनमें उपजी वनस्पतियां और पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में कारगर भूमिका निभाते हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा पहली बार दुनिया के वेटलैंड्स मानचित्र पर उभरा है। हमारे 2 वेटलैंड्स को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता मिली है। इनमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व जिला झज्जर में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। इन 2 वेटलैंड्स के अलावा भी हरियाणा में तालाबों, बावड़ियों व झीलों के रूप में अनेक वेटलैंड्स मौजूद हैं। हमारे पूर्वज इनके महत्व को जानते थे, इसीलिए गांव में जोड़ों की खुदाई करना पुण्य का काम माना जाता है। जिस जोड़ के पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता था, उसकी सफाई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। पशुओं के लिए अलग जोड़ होते थे। जोड़ों के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता रहा है। इस प्रकार जोड़ हमारे जीवन का आधार रहे हैं, परंतु आधुनिक युग में जनसंख्या के दबाव में जोड़ों के किनारों और इनकी भूमि पर भी मकान बन गए। इनमें गाद भर जाने से ये बारिश के मौसम में ओवरफ्लो होने लगे। इस प्रकार पानी के इन परंपरागत स्रोतों के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ। हमने इनके जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा पोंड अथॉरिटी का गठन किया है। इस प्राधिकरण ने प्रदेश में 18,751 तालाबों की पहचान की है। इस वित्त वर्ष में 1940 तालाबों का सुधार किया जा रहा है और अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 2552 तालाबों पर काम शुरू किया जाएगा। इनके पानी को कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी से
साफ किया जा रहा है। हम राज्य में स्थित तमाम छोटी बड़ी वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद जिलों में कम्युनिटी रिजर्व बनाए गए हैं और उनमें पाए जाने वाले दुर्लभ जाति के कछुओं को संरक्षित किया जा रहा है। वर्तमान युग में जब पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है तो हमें प्रकृति व अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में दिए गए जल संसाधनों के संरक्षण की परंपरा को सहज कर रखना होगा, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसी भाव से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर रखा है। इस अवसर पर मैं सब नागरिकों से अपील करता हूं कि आप जोड़ों, तालाबों, झीलों सहित सभी वेटलैंड्स के रखरखाव पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सबको पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। वहीं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह की फोटो गायब होने को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ईमेल के जरिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, साथ ही तुरंत प्रभाव से वीसी को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी कथनी और करनी में जो फर्क है वो अब सार्वजनिक हो चुका है। वो इस मामले को सदन में भी उठाएंगे। से जुड़े हुए लोग जो उनको एक अपना आदर्श और मसीहा मानते हैं, उस शख्सियत की फोटो का उस कैलेंडर से गायब होना, ये उनका कितना बड़ा अपमान है, ये कितनी छोटी मानसिकता है। अब उसमें वाइस चांसलर का कितना रोल है या सरकार के आदेश का है, ये तो जांच से ही पता चलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम यूपी में वोट लेने के लिए चौधरी चरण सिंह को आदर्श मानने की बात करते हैं, उनके आदर्शों पर काम करने की बात करते हैं, उनके योगदान की बात करते हैं, उनकी गाथा गा रहे हैं, और उसी तरफ दूसरे साथ लगते हरियाणा प्रदेश के अंदर के उनके नाम की उस विश्वविद्यालय के अंदर से उनका कैलेंडर से फोटो गायब करना, ये किस प्रकार की दोगली नीति है इनकी, उसको दर्शाने का काम। वहीं चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उड़ीसा में हुई नेशनल ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की विजेता उन्नति हुड्डा को उनके घर जाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि रोहतकवासी 14 वर्षीय उन्नति इससे पहले राज्य स्तरीय मुकाबले में चैंपियन रह चुकी है और इसी के साथ लगातार उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस अवसर पर विधायक और हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भारत भूषण बत्रा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव अजय सिंघानिया के साथ अनेक खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। बहुत इस बात का गर्व है कि हमारी बेटी ने केवल हरियाणा के नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और आगे मेरी शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए, आगे और भी ये ऊपर जाएगी। सर ये 14 साल की है सिर्फ और अभी इसका 2024 जो है पेरिस ओलंपिक्स का ड्रीम है और इसको बहुत सपोर्ट की जरूरत है और आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी के कारण ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पूरी सपोर्ट मिलेगी। हमारा सदैव जो है ऐसे बच्चों को बढ़ाने का हमारे सबका फर्ज है, ये हम करते हैं। मैंने कहा है इनको तो एसोसिएशन में है, लेफ्टी साहब इनको भी कहा है, विधायक जो भी कहा है, मैं तो हुई, मेरी तो घर की बेटी है। कोई बात। वहीं पंचकुला से एक फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। बिजली विभाग के ALM पद की भर्ती में एक फर्जी उम्मीदवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को बिजली विभाग में भर्ती हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, जिसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई कि एक युवक का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका ALM पद के लिए 14 नवंबर 2021 को अंबाला में एग्जाम हुआ था, जिसमें उसके स्थान पर किसी और लड़के ने एग्जाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल हमारे पास सूचना आई थी कि भाई यहाँ पे ALM की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है भर्ती के लिए, तो उसमें एक लड़का है जो उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। जब पुलिस पार्टी में आ गई तो हमारे पुलिस के हवाले इसको कर दिया। बाद में पूछताछ करने पर ये फर्जी पाया गया तो इसके खिलाफ FIR 59 पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 में दर्ज की गई, जिसका आज
अदालत में पेश किया गया था और 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस ने लिया। चलिए आप खबर यमुनानगर से है, जहां नगर निगम में फर्जीवाड़े के ठेकेदार सामने आए हैं। ठेकेदार पुनीत काम्बोज और अनिल चुग ने फर्जी दस्तावेजों पर करोड़ों रुपए का टेंडर लेकर काम कर रहे थे। उनके इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर दी। आपको बता दें कि यमुनानगर निगम में 15 से 20 सालों से ये दोनों ठेकेदार लगातार निगम के टेंडर लेकर काम कर रहे थे। वहीं दोनों की ओर से की गई शिकायत की जांच की गई तो आरोप सही मिले। पुनीत कंबोज ने जो शिकायत की थी वो भी सही निकला, तो वहीं दूसरे ठेकेदार ने जो शिकायत की थी वो भी सही निकला। इसी तरह से ठेकेदार अनिल चुग ने काम के अनुभव का प्रमाण पत्र दिया हुआ था। जांच में ये भी फर्जी मिला। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ ये काम किया है और उन्होंने जो फर्जी जो लोग कॉन्ट्रैक्टर कागज लगाते थे उसका जब उनके संज्ञान में आया और उन्होंने उस पर एक्शन लिया और हमारे निगम के अधिकारियों ने जो FIR लॉन्च कराने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं। जब तक हम कुछ सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो मेरा ख्याल हम काम ठीक नहीं करा पाएंगे और जो भ्रष्टाचार रहित मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सरकार का शासन देने का काम है ये तभी चलेगा कि हम सारा निगम का जो भी हमारे ध्यान में आता है, संज्ञान में आता है, जो पकड़ा जाता है, हम किसी को छोड़ने वाले। तो आपको बता दें कि यहां पर ठेकेदारों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। नगर निगम में करोड़ों का फर्जीवाड़ा चल रहा था। दोनों ठेकेदारों ने एक दूसरे की शिकायत की और शिकायत के बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की तो तमाम चीजें खुलती हुई नजर आई और फर्जीवाड़े का पता लगा। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने एक व्यक्ति को 1 किलो 480 ग्राम नशीला पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने इस मामले में पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर इस गिरोह का खुलासा किया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक्शन लेते हुए नशीला पदार्थ गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। आरोपी आकाश मुकदमा नंबर 94 जो 30 तारीख को दिया गया था, जिसमें एक आरोपी राजू दास गिरफ्तार किया गया था, उसका सहसाथी था और राजू दास जो गिरफ्तार किया गया था वो आकाश से गांजा बेचने के लिए लेता था। तो आपको बता दें कि यहां पर 1 किलो 480 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। लगातार पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी के तहत लगातार इस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। 1 किलो 480 ग्राम गांजा यहां पर बरामद किया गया है। पंचकुला से है खबर, जहां पर पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी। एक शख्स से 1 किलो 480 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया। हरियाणा में आज से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि आज से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आगामी 4 फरवरी तक बारिश की संभावना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आगामी 3 फरवरी को करनाल, कैथल, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह से बातचीत की। आपको दिखाते हैं। प्रदेश में आगामी 1 हफ्ते के अंदर मौसम का मिजाज किस तरह का रहने वाला है, इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। सर, ये बताएं कि आगामी 1 हफ्ते के अंदर किस तरीके का मौसम रहने वाला है, क्या बारिश की संभावनाएं हैं, जिस तरीके से धुंध जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है? हाँ, अभी जो धुंध थी जैसे वो पिछले 24 घंटों में जो हरियाणा के बहुत सारे इलाकों में जो धुंध रही, कई जगह काफी थिक फॉग रही जिसमें विजिबिलिटी है वो 100 मीटर से भी कम रही। लेकिन अभी एक
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले जो 2-3 दिन होंगे इसमें थोड़ी क्लाउडीनेस रहेगी, बारिश होगी और थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है, जिसके लिए फोरकास्ट इशू की हुई है। आज जो हरियाणा के जो इलाके होंगे, खास करके रात के टाइम में जो है स्कैटर्ड प्लेसेस पे बारिश हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट बारिश रहेगी। जो बारिश की एक्टिविटी है वो 3 तारीख को बढ़ने की है। 3 तारीख को जो हरियाणा के लगभग सभी इलाके हैं वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। कुछ एक जगह हैवी बारिश भी हो सकती है, खास करके जो पहाड़ी इलाकों के साथ जो इलाके लगते हैं हरियाणा के, वहाँ पे जो हैवी बारिश की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पंचकुला है, जमुनानगर है, कैथल का एरिया है, कुरुक्षेत्र है, इनमें जो करनाल है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 1-2 स्थानों में जो हैवी बारिश हो सकती है। बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक जो बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। मौजूदा समय में जिस तरीके के ठंड के हालात बने हुए हैं, हड्डियां सेकने वाली ठंड जो है वो देखी जा रही है, खासतौर पर सवेरे और शाम को, तो इसको लेकर क्या कुछ जो है आगामी दिनों में जो है कुछ क्लाइमेट चेंज होगा या फिर किस तरीके का रहने वाला है? तापमान में कितनी गिरावट या जो बढ़त है वो देखने को मिलेगी? हाँ, अभी जैसे जो अपने विंटर है, जो जनवरी और फरवरी का महीना रहता है, जिसमें जो मेन जो सर्दी पड़ती है, अभी जो फरवरी का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो अभी जो ठंड है आने वाले दिनों में भी होगी, क्योंकि बारिश जो होगी, जब भी बारिश होती है या क्लाउडीनेस होती है तो उसमें दिन के तापमान जो है उसमें गिरावट आती है। फिर उसके बाद WD पास होने के बाद जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट रहती है। तो अभी जो आने वाले दिन होंगे इसमें जो 2-3 दिन जो है दिन के तापमान उसमें कमी रहेगी, खास करके आज और कल जो दिन है उसमें दिन के तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरावट हो सकती है, और जो रात के तापमान है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगी। लेकिन दोबारा से जो 4 तारीख की नाइट से आगे 5 तारीख को जो फॉग हो सकती है, जो फॉग है वो जो थिक फॉग हो सकती है, जिसमें दोबारा से दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट रहेगी। मिनिमम टेम्परेचर भी 5 तारीख से उनमें गिरावट रहेगी। सर, अगर बात करें मौसम के खुलने की, तो कब तक जो है मौसम जो है पूरी तरह से खुल पाएगा, प्रॉपर जो है तापमान सामान्य रहने वाला है? अभी जो जैसे कोई वेदर एक्टिविटी रहती है तो जो तापमान है उसमें फ्लक्चुएशन आती है, जैसे कि अभी कभी फॉग हो जाती है तब टेम्परेचर जो अपने डिप करते हैं दिन के खास करके, और ऐसे ही कोई WD आती है जब बारिश होती है। तो अभी जो आने वाले दिन होंगे उसमें जो 4 तारीख के बाद कोई सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं लग रही है। 6 तारीख को आएगी WD एक और, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो हरियाणा में देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अभी 2-3 दिन के बाद, मतलब 5 तारीख के बाद जो है थोड़ा सा जो वेदर है वो कुछ एक दिन के लिए सामान्य रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने बताया कि आज रात से लेकर 4 फरवरी तक जो है वो हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश होगी, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आगामी 3 फरवरी को जो है हरियाणा के कुछ एक जिलों, जिनमें खासतौर पर यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, करनाल, ये वो जिले शामिल हैं जहां पे भारी बारिश की जो संभावना जो है वो देखी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 5 फरवरी के बाद से जो है मौसम में जो है वो सामान्य रूप से जो है खिलेगा और मौसम खुलने की संभावना है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।